चलिए आज आपको ले चलते हैं कॉस्मेटिक की उस दुनिया में जहां इंसान अपना रंग रूप बदलकर खूबसूरत तो बन जाता है, लेकिन वह इस खुशी में इतना मदहोश हो जाता है कि वह सावधानियां बरतना भूल जाता है और उसे फिर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान सलाम भारत के इस खास शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और महानगर ग्वालियर की एक नामचीन हस्ती से आपको रूबरू करवाता हूं। साथियों, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं महानगर ग्वालियर के प्रख्यात हॉस्पिटल RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर RK गुप्ता से और उनसे जानते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। डॉक्टर साहब, सलाम भारत के इस खास शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे दर्शक भी आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी, अपोलो हॉस्पिटल। आप सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों का सबसे पहला सवाल यह है कि कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी कितने प्रकार की होती है? देखिए, वैसे तो कॉमनली अपन इस डिपार्टमेंट को या इस विभाग को प्लास्टिक सर्जरी बोल देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, जैसे उसमें एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, फिर उसमें एक वेस्कुलर सर्जरी आती है। ऐसे ये 4-5 विभाग में मेनली बांटा गया है जी। इस टाइप से। अब किस विभाग में क्या काम, सब विभाग में क्या काम होते हैं, वो अपन आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिर भी एक भ्रांति है कि प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये मतलब थोड़ा समझाएं कि ये अलग अलग चीज है या एक ही सर्जरी है? देखिए, अगर कॉमन भाषा में अपन बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब केवल इतना है कि जो भी आपका डैमेज पार्ट है वो अपन पहले जैसा कर दें, जी, मोल्ड कर दें पहले जैसा, जी, तो इसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। अब प्लास्टिक सर्जरी की एक सब स्पेशलिटी है जिसको कि अपन कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कि अपन वो केवल अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं कि इसका अपीयरेंस कैसे सुधरे। जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या आता है कि भाई आपके अपीयरेंस में आपको लग रहा है कि आपकी नाक टेढ़ी है तो उसको राइनोप्लास्टी करके सही कर दें। आपको लग रहा है आपका चेहरा काफ़ी मोटा है तो उसको पतला कर दें। आपको लग रहा है कि आपके चेहरे में काफ़ी लाइंस हैं तो उसको लाइंस को इम्प्रूव कर दें। कई बार आपने देखा होगा 70 या 80 ईयर्स की एज में आपका पूरा चेहरा लटक जाता है तो उसमें फेस लिफ्ट कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों की आईब्रोज लटक जाती हैं तो उनमें ब्रो लिफ्ट करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जिससे आपकी अपीयरेंस सुधर रही है उसको अपन कॉस्मेटिक सर्जरी कह देते हैं। बहुत सारा और ओवरऑल ब्रांच को अपन प्लास्टिक सर्जरी कह देते हैं, जिसमें बहुत सारी और सब स्पेशलिटी है, जैसे कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। अब आपको चोट लग गई, चोट लगने में आपका लुक का तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मालूम पड़ा आपके पैर से स्किन हट गई। अब पैर से स्किन हट गई तो आप ऐसे तो रह नहीं सकते, तो उसको अपन को पुनर्निर्माण करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आएगा। जैसे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी की हड्डी टूट गई, ऊपर का मांस हट गया, तो वो हमें सही करना है। जैसे बहुत सारी डिसीजेज हैं जिसमें कि अपन वो टिश्यू ही निकाल देते हैं। अब वो टिश्यू निकाल दिया तो उसके बाद ऐसा तो छोड़ नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा कैंसर के पेशेंट में अपन मुंह के कैंसर में स्किन निकाल देते हैं। अब उसमें अपन कॉस्मेटिक सर्जरी के एंगल से सर्जरी नहीं कर रहे हैं, उसमें अपना पहला एम है कि पेशेंट का अपीयरेंस जो अपन चेंज कर सकते हैं, जो उसको मॉडिफाई, जो उसकी खाली जगह उसको कैसे भरें, तो उसमें अपन जो सर्जरीज करते हैं वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हो जाती हैं। ये थोड़ा सा फर्क है। डॉक्टर साहब, पहले हम देखते थे सेलिब्रिटी जो होते थे वही प्लास्टिक सर्जरी कराते थे, लेकिन आजकल ये सर्जरी एक कॉमन सी हो गई है। तो ये बदलाव कैसे आया और कब से ये बदलाव आपको देखने को मिला? देखिए, ये सब अवेयरनेस का खेल है कि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज अपनी बी टाउन और बी टाउन से भी पीछे जा पाएंगे। लोगों की अवेयरनेस है, लोग मूवीज़ देख रहे हैं, लोग पेपर पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से जो उन्हें मिलता है देखने को, कुछ मूवीज़ उनको इंस्पायर करती हैं। तो जो लोग अपने अपीयरेंस के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं वो इन सब चीज़ों के लिए सर्च करते हैं। जब वो सर्च करते हैं तो उन्हें चीज़ें निकल के आती हैं। जब वो चीज़ें निकल के आती हैं कि हाँ उनको ये कराना है, तो उस टाइप की क्वेरीज डॉक्टर्स के पास आती है, तो फिर वो स्पेशलिटी डेवलप होती है। जब लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, उस टाइप के पेशेंट्स ही नहीं आएंगे, तो वो स्पेशलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। प्लास्टिक सर्जरी की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि इसलिए भी कई बार डेवलप नहीं हो पाई कि इसमें लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि केवल प्लास्टिक सर्जन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या एसिड अटैक के बाद प्लास्टिक सर्जरी से स्किन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, एसिड अटैक के बाद पेशेंट की पूरी स्किन डैमेज हो जाती है, तो वो जो डैमेज स्किन है उसको अपन को सबसे पहले तो कवर करना है। तो उसके लिए जो सर्जरीज कॉमनली होती हैं वो ग्राफ्टिंग होती हैं, मोस्ट कॉमनली तो ग्राफ्टिंग ही होती है। अगर अपन कहें कि एसिड अटैक के बाद पेशेंट बिल्कुल पहले जैसा था हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो उसकी अपीयरेंस एसिड अटैक के बाद जितनी खराब हुई है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो रेखा को हेमा मालिनी को रेखा बदल देते हैं प्लास्टिक सर्जरी करके, ऐसा प्लास्टिक सर्जरी में नहीं होता। जी।
अच्छा, एक बात बताइए, एक दर्शक का हमारा ये सवाल है, क्या एक ही बार प्लास्टिक सर्जरी कराने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है या समय अनुसार इसमें कुछ ट्रीटमेंट और कराना पड़ते हैं? या और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता? देखिए प्लास्टिक सर्जरी का ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जो आपका क्वेश्चन है बड़ा ब्रॉड है कि क्या अपन को एक ही बार प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। ये प्रोसीजर पे डिपेंड करता है पेशेंट क्यों करा रहा है। जैसे मान लो किसी की नाक टेढ़ी है, उसने एक बार सर्जरी करा ली, उसकी नाक सही होगी तो फिर उसे जीवन में दोबारा नाक की सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। जी। लेकिन अगर उसने कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए अपना फेस लिफ्ट कराया या और बहुत सारी प्रोसीजर कराई होती हैं जिनमें कि आपको 4-5 साल बाद फिर बदलाव लगता है, आपको लगता नहीं अब फिर एक सिटिंग की जरूरत है, तो उसमें अपन फिर नेक्स्ट सिटिंग में वो सर्जरी करते हैं। उनका इफेक्ट 1 से 2 साल रहते हैं। बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, ऐसे जैसे आपने लेज़र कराया है, लेज़र कराने के बाद आपका जो फेस की डलनेस है, वो फेस की डलनेस इम्प्रूव हो गई, पर वो 1-2 साल आपने मेंटेन किया, उसके बाद आपको लगा नहीं इस समय और थोड़ा डल हो गया है, क्या मैं एक आध सिटिंग के लिए और जा सकता हूँ, तो उसमें सिटिंग्स होती हैं, उसमें सेशंस होते हैं जी। कि आपको दोबारा अगर लग रही है जरूरत तो आप दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए, प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद मरीज को क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद मेन सावधानियाँ तो ये है कि वो अपने आप को हाइड्रेट रखें, बहुत मेजर फिजिकल एक्टिविटी से थोड़े दिनों के लिए बचें, रेस्ट लें जिससे हीलिंग इनकी प्रॉपर हो, और जो भी ऑपरेटिव साइज है जहाँ प्रोसीजर हुआ है उस साइज को किसी चोट या उससे बचा के रखें। सर ये बताइए कि हमारे भारत में लोग किस प्रकार की सर्जरी सबसे ज़्यादा कराते हैं? देखिए भारत में कहें या वर्ल्ड में कहें, अब तो जैसा ट्रेंड वर्ल्ड में है वैसा भारत में भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके। और उसमें अगर अपन कहें कि प्लास्टिक सर्जरी में सबसे ज़्यादा सर्जरीज कौन सी होती है, तो प्लास्टिक सर्जरी में सबसे ज़्यादा सर्जरीज होती हैं गायनेकोमेस्टिया की। गायनेकोमेस्टिया पुरुषों में 17-18 साल पे जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं तो चेस्ट पे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे उन्हें बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनकी सर्जरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी प्लास्टिक सर्जरी की एक स्पेशलिटी है। तो ऐसे बहुत सारी सर्जरी हैं जिनसे कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और काफ़ी सर्जरीज हो रही हैं। ट्रॉमा सर्जरीज आजकल बहुत आ रही हैं, हाई स्पीड ट्रॉमा हो रहा है जिसकी वजह से टिश्यू लॉस हो रहे हैं, फेशियल इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये सर्जरीज कॉमन है कि घर में बच्चे गिरते ही रहते हैं, ये इधर लग गई उधर एक्सीडेंट में लग गई, तो ये सब जो ट्रॉमाज होते हैं इसकी वजह से इनकी सर्जरीज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को कहते सुना है कि प्लास्टिक सर्जरी कराने से कैंसर का खतरा होता है। तो ये बात नहीं कहाँ तक सही है या ये एक भ्रम है? नहीं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सारे अपने श्रोता और दर्शकों को क्लियर करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी करके कैंसर हो सकता है। ऐसा दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। इसको आप और समझें अच्छे से कि प्लास्टिक सर्जरी में हम कोई बाहर की चीज़ आपके शरीर में नहीं डाल रहे हैं, जिससे कि कोई प्लास्टिक डाल रहे हैं या कोई और मटेरियल डाल रहे हैं। नॉर्मली अधिकतर प्लास्टिक सर्जरी में हम आपका ही टिश्यू मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसी के थ्रू आपको अच्छा अपीयरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके टिश्यू से आपको कोई कैंसर नहीं होगा। ये अगर समाज में ऐसी भ्रांति है तो वो मैं दूर करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा भारत में कॉस्मेटिक सर्जरी पुरुष कराते हैं या महिलाएँ कराती हैं? देखिए ये तो अभी सबसे ज़्यादा जो सर्जरीज होती हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी महिलाएं ही कराती हैं, लेकिन अब पुरुषों में भी कॉस्मेटिक सर्जरी लेके काफ़ी अवेयरनेस हो रही है, वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ के सर्जरी करा रहे हैं। सर, हम आपकी बात करें, आप एक अनुभवी डॉक्टर हैं सर्जरी के। आपने अभी तक कितनी सर्जरियाँ यहाँ की हैं और ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेटेड केस आपके सामने आए जो जिससे आपको कुछ लगा हो कि ये पहली बार ऐसा केस मेरे पास आया और ये मैंने सॉल्व किया? देखिए ऐसे तो हम 2-3 महीनों में एक आध बार ऐसा एक्सपीरियंस हो ही जाता है। नॉर्मली अगर आप सर्जरीज की बात करें तो मुझे करीब 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज का अनुभव है, और ऐसी जो सर्जरी चैलेंजिंग होती हैं वो मेनली आती हैं ट्रॉमा में, कि किसी का पैरा इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया है कि वो बचा ही नहीं सकते, और फिर अपन 1-2 ऑपरेशन करके सफल हो जाते हैं, और वही पेशेंट जब अपने सामने चल के दिखाने आता है तो वो अपन को चैलेंजिंग लगता है कि अपन ने किसी एक का भी पेशेंट, अगर 10 पेशेंट में से 2-3 पेशेंटों के भी जो बिल्कुल कटने वाले पैर थे वो बचा लिए, तो फिर लगता है कि हाँ ये अपन ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं। इससे काफ़ी टाइम तक वेलबींग की फीलिंग अपन को भी आती है। जब भी वो पेशेंट आता है तो उसके चेहरे पर और अपने चेहरे पे एक हैप्पीनेस आती है कि हाँ जी, देखो अपन ने कुछ किया समाज के लिए। जी। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी जैसा कि नाम है, क्या वाक़ई इसमें प्लास्टिक यूज़ होता है? नहीं, नॉर्मली प्लास्टिक सर्जरी में कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं होता। ये टर्म का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि जो भी चीज़ अपनी डैमेज थी अपन उसको पहले जैसा कर दें, जी, इसलिए इस वर्ड को मतलब लिया गया है। प्लास्टिक मतलब पहले जैसा, रिफॉर्म, रीमॉड्यूल, पहले जैसा कर दें चीज़ को। जैसे किसी की नाक डैमेज है तो अब वो नाक डैमेज लेके तो घूमेगा नहीं, तो नाक को पहले जैसा कैसे कर दें। तो नाक के लिए क्या फ्लैप्स होते हैं जिससे नाक की शेप
सही हो जाए, या नाक की शेप के लिए किस टाइप की राइनोप्लास्टी करें इससे शेप सही हो जाए। ऐसा ये पूरी बॉडी के सब पार्ट जो आपको दिख रहा है बॉडी में, वो सारा प्लास्टिक सर्जन हैंडल करते हैं, वो सारा प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आता है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं, जैसे आप चेहरे पे देख रहे हैं बाल, जैसे आप नाक देख रहे हैं, आईज देख रहे हैं, आईज के आसपास की स्किन देख रहे हैं, ये सब प्लास्टिक सर्जरी करके अपन मॉड्यूलेट करते हैं जिससे अपीयरेंस इंप्रूव हो। जैसे कान देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कान नहीं होते जन्मजात, तो वो अपन बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों के कानों का शेप खराब होता है, उसको अपन सही करते हैं। कान से नीचे अगर अपन आ जाएं तो फिर हैंड्स हैं, हैंड में जितनी फिंगर्स डिफॉर्मिटी होती हैं, कई लोगों की बचपन से जुड़ी हुई फिंगर्स होती हैं, वो अपन प्लास्टिक सर्जरी करके सेपरेट कर देते हैं। कई लोगों की 6 उंगली होती हैं या ज़्यादा होती हैं, तो उनको अपन प्लास्टिक सर्जरी करके सही कर देते हैं। फिर अपन चेस्ट पे आएँ तो चेस्ट पे जैसे कि मेल्स होते हैं, इनमें मैंने आपको पहले भी बताया गायनेकोमेस्टिया मोस्ट कॉमन सर्जरी है, तो उनके ब्रेस्ट साइज बड़े होते हैं, तो उनको अपन लाइपोसक्शन करके ब्रेस्ट साइज सही कर देते हैं। फिर अपन फीमेल्स में आए तो कई बार आपने देखा होगा फीमेल्स की गठान होती हैं, फीमेल के ब्रेस्ट साइज बहुत छोटे होते हैं, तो उनको बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो उनको अपन ब्रेस्ट ऑगमेंट करके ब्रेस्ट साइज बढ़ा देते हैं। कई पेशेंट्स को आपने देखा होगा फीमेल्स को कि उनके ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनको शोल्डर झुक जाते हैं और पूरा टाइम पेन करते हैं, शोल्डर इतना हैवी वेट शोल्डर में पड़ता है। उस केस में अपन ब्रेस्ट रिडक्शन कर देते हैं, ब्रेस्ट के साइज़ को कम कर देते हैं, तो उनका ये सिम्टम रिलीव हो जाता है। फिर आप नीचे आते हैं ब्रेस्ट से भी, तो इसके बाद आप एब्डोमेन पे आते हैं, तो जैसे प्रेगनेंसी के बाद एब्डोमेन का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। आपकी फैमिली अगर कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी के बाद का बढ़ा हुआ पेट भी सही कर सकते हैं। इसको हम टमी टक कॉमन भाषा में बोलते हैं, या फिर एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। ये सर्जरी वहाँ की हो गई। ऐसे करके ना पूरे शरीर में आपके कहीं भी कोई भी दिक्कत है, जो अपीयरेंस में है, जो पार्ट आपको दिख रहा है, वो सारा इम्प्रूव करने का काम प्लास्टिक सर्जन्स का रहता है, वही प्लास्टिक सर्जन। अच्छा, एक आंकड़े के अनुसार हम अगर पूछें कि भारत में साल भर में ये सर्जरी का आंकड़ा एक संख्या में कितना है, तो हम क्या बता सकते हैं? देखिए, अब ये सर्जरी बहुत तरीके से और बहुत फास्टली ग्रो कर रही है, तो ये बता पाना कि कितना है ये तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नंबर ऑफ केसेस हो रहे हैं इसके, क्योंकि ये स्पेशलिटी में कई और स्पेशलिटी में इस स्पेशलिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे आप कैंसर सर्जरीज देखते हैं तो उनमें रिकंस्ट्रक्शन बिना काम ही नहीं चलता, तो उसमें प्लास्टिक सर्जन का होना बहुत जरूरी है, उससे मरीज के रिजल्ट बहुत इंप्रूव होते हैं। ऐसी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है जिसमें एक्सीडेंट के केस वो लोग हैंडल करते हैं, वो सारे हैंडल किए हुए केस में कई केस ऐसे रहते हैं कि बोन के ऊपर कोई कवर ही नहीं है, स्किन लॉस हो गया, तो वहाँ हमारा बहुत रोल है। जैसे न्यूरो सर्जरी में सर्जन ऑपरेट करते हैं, उसमें भी ऐसा होता है कई बार कि उनके जो ट्रॉमा की वजह से ऊपर की स्किन खराब हो जाती है स्काल्प की, तो वो हम दोबारा कवर करते हैं, वरना वो पेशेंट जिंदा ही नहीं रहेगा। तो ऐसे करके इस ब्रांच के प्लास्टिक सर्जरी के अदर ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा रोल है, तो वो वजह से नंबर ऑफ सर्जरी बहुत ज़्यादा है और अभी अब काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। जी। अच्छा, ज़्यादातर देखा जाता है लोग अक्सर सर्जरी कराने विदेशों में जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या भारत में वो सुविधा नहीं है, या फिर खर्चे की हम बात करें तो विदेशों में शायद खर्चा कम होता है, ऐसा सुनने को मिला है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत लोगों की सोच है। सबसे ज़्यादा सस्ती सर्जरी अगर कहीं वर्ल्ड में है तो इंडिया में हो रही है, इसी वजह से मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, लोग यहाँ आके अपनी सर्जरीज करा रहे हैं। ये तो नहीं है सही कि मतलब बाहर जा रहे हैं, अब तो काफ़ी लोग इंडिया के लोग तो करा ही रहे हैं इंडिया में, और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनके लोग भी इंडिया आते हैं जब घूमने, तो अपनी सर्जरी प्लान करते हुए आते हैं और सर्जरीज अपने यहाँ होती हैं। इसी वजह से मेडिकल टूरिज्म की मार्केट काफ़ी बढ़ रही है। सर, अक्सर ऐसे मरीज भी देखे गए हैं जिनकी पैरों की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। क्या ये प्लास्टिक सर्जरी में आता है, और किस तरीके से इनका इलाज होता है? देखिए, ये बहुत सारे पेशेंट आजकल निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सारे प्रोफेशन में बहुत लंबे समय तक लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, खड़े रहने का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें ही जो पैरों की नसें होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, साइज में काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इस बीमारी को वेरिकोज वेन कहते हैं। इस वेरिकोज वेन में जो अपने पैरों में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक डीप वेन और एक सुपरफिशियल वेन, इन दोनों को कनेक्ट करने वाले परफोरेटर्स होते हैं, उनमें वॉल्व होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो स्किन पे दिखने वाली वेसल्स में ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से अगर इन पैरों में कोई घाव हो जाए तो वो घाव लंबे समय तक सही नहीं होता। वेरिकोज सर्जरीज में पहले बड़ी मेजर सर्जरीज होती थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती थी वो सर्जरी। अब नया एडवांसमेंट लेजर से आया है, लेजर से वेरिकोज वेन एब्लेशन हम लोग करते हैं, जिसमें कि कोई निशान नहीं आता और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट है, इसमें सेकेंड डे डिस्चार्ज कर देते हैं अपन को पेशेंट को, उसके बाद उन्हें ये दिक्कत नहीं आती। थोड़ी बहुत उन्हें अपने प्रोफेशन में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है कि ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग
वाले प्रोफेशन को अवॉइड करके अपने प्रोफेशन में थोड़ा बहुत चेंज करें। हीलिंग भी काफ़ी फास्ट हो जाती है मूवमेंट की। सर, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी हमारे जो दर्शक हैं और जो मरीज हैं, और उनको क्या आप कहना चाहेंगे, ऐसे मरीज जो सर्जरी कराने के लिए सोच रहे हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं है सर्जरी के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ी ब्रांच है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई घाव आपका नहीं भर रहा है तो आप उसको प्लास्टिक सर्जन्स को दिखाएं। या अपन ने अभी जितनी भी चीज़ें डिस्कस की, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप इमीडिएट आप एक आके कंसल्ट करें, जिससे आपको आपकी बीमारी के बारे में बेहतर परामर्श मिल पाए और जिससे आपकी बीमारी से आपका निराकरण हो पाए। आज के समय में अधिकतर बीमारियों का सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट और इलाज उपलब्ध है, तो आप इन सुविधाओं का अपने शहर में फ़ायदा उठाएं। आप आएँ, कंसल्ट करें, आप अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करें और उसके लिए जो आपको ट्रीटमेंट बताया गया उसको स्टार्ट करें और कंप्लीट करें, जिससे कि आप उस परेशानी से छुटकारा पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर के गुप्ता जी। तो ये थे हमारे बीच कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर आर के गुप्ता, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और जैसा कि इन्होंने बताया, ये अब तक 10,000 सर्जरियां कर चुके हैं और इनको 10,000 सर्जरी करने का अनुभव है। शहर के जाने माने हॉस्पिटल अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर चल रहा है, या आप अपनी कराई हुई सर्जरी को लेकर चिंतित हैं या सर्जरी कराना चाहते हैं, तो देर ना करें, तुरंत कॉल करें अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। यहां आपको मिलेगा अत्याधुनिक उपकरणों और अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा बेहतर उपचार। तो ये थी सलाम भारत में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत कम समय में चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है और आज ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें सलाम करता है भारत। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी सलाम भारत के इस खास शो में एक और नामचीन हस्ती के साथ एपिसोड 5 में। देखते रहिए महानगर ग्वालियर। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, सलाम भारत, सलाम ग्वालियर।